हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 7 नवंबर 1876 बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम। और 1882 में वंदे मातरम गीत को प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित कर लिया। सुफला मलयज शीतला। आनंद मठ उपन्यास 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल और बिहार के सन्यासियों द्वारा किए गए सशस्त्र आंदोलन की पृष्ठभूमि पर था और इस सन्यासी आंदोलन के मूल में थी हम भारत के लोग विचार की शक्ति। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य भर नहीं है। ये मूल भावना है हमारे देश की, हमारे स्वाधीनता संग्राम की और हमारे संविधान की। हम भारत के लोग, इन शब्दों से संविधान की प्रस्तावना शुरू करने के पीछे का विचार कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोग यानी भारत के लोग ही यहाँ सर्वोच्च हैं, संप्रभु हैं। संविधान की प्रस्तावना का ये पहला वाक्य संविधान को तैयार करने वाली देश की तमाम विभूतियों की उस सोच का भी परिचायक है कि संविधान किसी व्यक्ति या समूह ने नहीं, बल्कि भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने सुझाव दे दिया हम भारत के लोग, नहीं, हम भारत लोग के लोग की व्याख्या, कल्पना और इसके बारे में बहुत कुछ हमारे लिटरेचर में कहा गया। और अगर आप ऋग्वेद की बात सोचिए तो हम भारत के लोग से भी कहीं आगे बढ़ के वो बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम। वो तो भारत के लोगों को मानता ही हम भारत के लोग, लेकिन वो सारी वसुधा को एक मानता है। लिहाजा ये बात हमारी जड़ों में है, हम एक हैं, हमने कभी अपने को अलग करके नहीं देखा। पहली बात यह है कि 1947 में हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम केवल डोमिनियन स्टेटस थे। हम अंग्रेज़ महारानी के अंतर्गत थे। हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो नियुक्त हुए थे वो भी अंग्रेज़ महारानी के आदेश से नियुक्त हुए थे। असलियत में हमारा देश आज़ाद हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो तब जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश, किसी एक प्रदेश, एक जन को सेलिब्रेट नहीं करता है, ये पूरे भारत के जन जन की आत्मा का प्रतिबिंब है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को विदेशों में भी सम्मानित किया है। हमारे पड़ोसी देश कॉन्स्टिट्यूशन अब तक बना ही नहीं पाया, बनाता है फिर बनाता है फिर बनाता है। हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारा देश पिछले इतने सालों से बराबर उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चल रहा है।
सवाल उठता है कि आजाद भारत के लिए संविधान लिखने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी? क्योंकि जिस देश के औपनिवेशिक चंगुल से निकलकर हमने स्वतंत्रता हासिल की और स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा, उस ब्रिटेन के पास तो लिखित संविधान है ही नहीं। उसके पास लिखित एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो उसके कानूनों, नियमों को परिभाषित करता हो। इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, इन देशों के पास भी कोई लिखित संविधान नहीं है। तो आखिर क्यों हमें आजाद होते ही संविधान लिखना पड़ा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें संविधान लिखने की पूरी यात्रा से गुजरना होगा और यह जानना होगा कि संविधान निर्माण की मूल भावना, यानी हम भारत के लोग का विचार, कहां से प्रस्फुटित हुआ। 1770 में बंगाल और बिहार के बड़े क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अकाल में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। आम जनता भूख से मरने लगी। किसानों के रक्त से सींचकर उगा अन्न ईस्ट इंडिया कंपनी के भंडारों में कैद था। उस अन्न को भूख से बिलखते लोगों को देने की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से मोटा कर वसूल रही थी। बंगाल के योगी, नाथ, गिरी और गोस्वामी संप्रदाय के सन्यासियों से किसानों और लोगों की पीड़ा सही ना गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हथियार उठा लिए। सन्यासियों ने कंपनी के उन अन्न भंडारों पर धावा बोल दिया जिनमें किसानों की मेहनत से उगा अन्न भरा हुआ था। देखते ही देखते सन्यासी आंदोलन हम भारत के लोग का परिचायक बन गया, क्योंकि सन्यासियों के साथ मुस्लिम फकीर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शामिल हो गए बंगाल और बिहार के किसान। ये सारे तो फैक्टर्स हैं, लेकिन अकाल एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गया जिसकी वजह से सन्यासी विद्रोह हुआ। अकाल ने जो अंग्रेज़ों के प्रति दुर्भावना थी उसको व्यक्त होने का मौका दिया और इसीलिए सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह जन भावना का प्रतीक जैसा था, क्योंकि हर एक तो विद्रोह कर नहीं सकता था, लेकिन तो सन्यासी आगे आगे फोरफ्रंट पर। आओ सामने, कहाँ छिप गए हो सारे? आओ सामने। हाँ आओ, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने इस देश के बेटे आए हैं। आओ। लगता है भाग गए सारे। भागे नहीं है, घात लगाए बैठे हैं। सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए छिपकर वार करने बैठे हैं। आओ! 100 सन्यासियों को जो है गोली मार दी गई थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल में। उसके विरुद्ध यह आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि उस समय हर तरीके की चीज उस समय भी आ रही थी, धर्म परिवर्तन भी आ रहा था। तो उस समय पे मोहनगिरी, धीरज नारायण किसान, देवी चौधरानी, अकेली स्त्री जो मिलती है उसमें, उधर मजनू शाह फकीर। तो ये समझिए आप कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार और पूरा बंगाल और कुछ उड़ीसा के हिस्से, ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन चला था, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज अभी इधर नहीं आ पाए थे 1770 में। सन्यासी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब, मजदूर और किसान ने कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया और हम भारत के लोग के विचार को स्थापित किया। स्वाधीनता की जो चिंगारी जलाई है, वो चिंगारी आग बनकर इस विदेशी हुकूमत को खाक कर देगी और भावानंद पैदा होंगे और जीवानंद पैदा होंगे और कल्याणी पैदा होंगी, घर घर पैदा होंगी और हाथ में शस्त्र लेकर मिलकर गीत गाएंगी। मैं अकेला इतिहासकार हूं जो
1770 के सन्यासी आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानता, जहां से वंदे मातरम निकल के आया, जहां से आनंद मठ निकल करके आया, और वो वंदे मातरम आखिर तक रहा। सब तरह के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से वो भले अलग अलग ग्रुप में रहे हों, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात आई तो सबने अपना कंधा एक जगह लगा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसी सन्यासी आंदोलन को शामिल किया, और शामिल किया अपना ऐतिहासिक गीत वंदे मातरम। और देखते ही देखते वंदे मातरम गीत स्वराज प्राप्ति का नारा बन गया। ये जो वंदे मातरम है, ये लाल कोट के जो जमींदार थे, उनके जो काली के उपासक पुजारी थे, ये उनकी स्तुति थी। बंकिम जब वहां पे पोस्टेड रहे तो बंकिम को मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, पांडुलिपि। तब बंकिम ने उसको आनंद मठ के अंदर डाला और एक ऐसा रूप दिया कि जो पूरा देश का आज तक वंदे मातरम जो है देश में गूंजता है। हम भारत के लोग की जाग उठी शक्ति की एक बड़ी अंगड़ाई उठी 1857 में। ऐसा नहीं है कि 1770 के सन्यासी आंदोलन से 1857 की क्रांति तक स्वाधीनता के लिए कुछ नहीं हुआ। इस बीच अंग्रेजों के विरुद्ध 235 से ज्यादा आंदोलन हुए, लेकिन व्यापकता की दृष्टि से देखें तो 1857 के प्रयास को भारत की स्वाधीनता का पहला आंदोलन माना जाता है। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख राजनैतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से रोक दिया गया। दली शाह भी गद्दी से हटा दिए गए थे, और बहुत से राजे महाराजे गद्दी से हटा दिए गए थे। जो उनकी डॉक्ट्रिन थी कि अगर किसी का बच्चा, किसी राजा का बच्चा पैदा न हुआ हो तो राजा गोद नहीं ले सकता था, उसकी स्टेट अंग्रेज कब्जा कर लेते थे, अंग्रेजी राज में मर्ज हो जाती थी। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। डलहौजी ने सातारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों के हाथ से पुरानी जमीनें निकलती जा रही थीं। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था।
भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग में असंतोष की आग सुलगने लगी और इस आग को ज्वाला बनाया मंगल पांडे ने। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। हम चर्बी वाला कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे, इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। हमने कंपनी को अपना धर्म नहीं बेचा, हम अपने धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। शट अप! क्या कहा? भारत के लोग की जब हम बात करते हैं, 1857 के अंदर अंग्रेज पागल हो गए कि ये जो रोटी घूम रही है, ये जो कमल घूम रहा है, ये जो चिट्ठी घूम रही है, कोई हमें बता दे कि इसका मतलब क्या है। इतने महीनों से हम फौजी लोग एक छावनी से दूसरी छावनी कमल का फूल और रोटी लिए घूम रहे हैं। हम सब जानते हैं। मैं ही नहीं, सभी तिरंगे पूछते हैं कब तक हम चुप बैठे। सब हिंदू सिपाहियों ने गंगा जी की कसम खाई है और मुसलमानों ने कुरान की। सबकी रगों के खून में उबाल है। सब फिरंगियों को खान फेंकने को बेचैन हो रहे हैं। मतलब क्या था कमल का, लाल कमल का? एक कमल में 27 से 30 पंखुड़ियां होती हैं। एक अंग्रेजों की रेजिमेंट में 27 से 30 सिपाही होते थे। तुम्हें विद्रोह करना है, लाल रंग का। रोटी इसलिए कि ऐसा समय आने वाला है युद्ध का, अपने खाद्य पदार्थ संभाल के रख लो। कहीं कमी नहीं हुई भारतीयों को लड़ते हुए। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ ये अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था। झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। बिहार विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के शाही घराने से थे। 1857 की क्रांति की तैयारी 8-10 साल पहले से चल रही थी और वही भारत के लोग इसमें आ जाता है। 10 मई, 30 मई, 10 जून ये तारीखें क्यों रखी गई थी? कभी किसी ने सोच के नहीं बताया। सामरिक दृष्टि से आप देखिए, गर्मी के महीने हैं, सबसे ज्यादा गर्मी के। अंग्रेज की लड़ने की क्षमता जो है मई जून के महीने में कितनी घट जाती है नीचे। और कैसी योजना है कि 10 मई को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में होगा, अंग्रेज सेना उधर भेजेंगे तो फिर लखनऊ और इधर उधर हो जाएगा 30 मई को, और उधर से सेना हटाएंगे तो फिर 10 जून को पेशावर से लेके और इलाकों में हो जाएगा। और उसके बाद बरसात का मौसम आएगा तो उनकी रसद कट जाएगी पीछे से। और जो प्लानिंग करने वाले हैं उसमें बीजाबाई है, नाना साहब हैं, तात्या टोपे हैं, अजीमुल्ला हैं, कुछ अवध के ताल्लुकदार हैं, 2 दिल्ली के राजकुमार हैं बादशाह के यहाँ के। देश का पहला स्वाधीनता संग्राम 10 मई 1857 से शुरू होकर 1 नवंबर 1858 तक चला। लेकिन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से उबरने में अंग्रेजों को 3 दशक का समय लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कोशिश ये की कि ये दिखा सके कि ये केवल एक सिपाही विद्रोह था, म्यूटिनी जिसे बोलते, आज तक म्यूटिनी बोलते। तो डिज़राइली ने पूछा था इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर कि इज इट ए सिपाही म्यूटनी और ए नेशनल रिवोल्ट। स्वाधीनता की इस लड़ाई को कुछ लोग असफल विद्रोह के रूप में देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि 1857 की यह लड़ाई गोरों के दमन और मनमानी के खिलाफ स्वराज प्राप्ति का एक संगठित प्रयास था। और इस संगठित प्रयास ने
हम भारत के लोग इस शक्ति के माध्यम से गोरों को भारत का रिजीम बदलने पर मजबूर कर दिया और भारत में एक नई व्यवस्था के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 इंट्रोड्यूस किया गया। 1857 के राष्ट्रव्यापी विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को भारत सरकार अधिनियम 1858 लाने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने इसके लिए भारत की तत्कालीन व्यवस्था में गंभीर दोषों को कारण बताया। हालांकि इस बिल के पारित होने से पहले पामस्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। बाद में एडवर्ड स्मिथ स्टैनली ने एक और विधेयक पेश किया जिसे मूल रूप से एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में शीर्षक दिया गया और इसे 1 नवंबर 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही में ले लिया गया और मुगल शासन को लिखित रूप से समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के तहत सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गईं। ब्रिटिश संसद पर भारत के रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी दे दी गई। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया। अब वाइसरॉय ही भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अंग्रेजों ने ये वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे, भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता देंगे। 1857 में जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया तो भारतीयों की तरह उन्होंने जश्न मनाना नहीं शुरू किया। अंग्रेजों ने एक कमीशन बैठाया, जोनाथन पील कमीशन, और ये जानने के लिए बनाया कि हमने भारतीयों की इतनी देखभाल किया, इतना इनको दामाद की तरह रखा आर्मी में, पुलिस में, फिर भी हमारे खिलाफ विद्रोह क्यों हुआ। किसी भी युद्ध, लड़ाई या आंदोलन की सफलता उस प्रयास के परिणाम पर निर्भर करती है। स्व का शासन लाने के उद्देश्य से देखें तो 1857 का प्रयास उस तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन बदलाव की दृष्टि से देखें तो 1857 का विद्रोह शासन व्यवस्था में बदलाव लाने और हम भारत के लोग इस शक्ति को प्रदर्शित करने में सफल रहा। इसके बाद शासकीय व्यवस्था में बदलाव का दौर शुरू हो गया। इस बदलाव के तहत ब्रिटिश संसद में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। परिवर्तन करते रहे, जैसे जैसे लोकल लेवल पर जरूरत पड़ी वैसे वैसे उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन अल्टीमेटली उन सारे परिवर्तनों का उद्देश्य था कि राज्य, ब्रिटिश राज्य भारत में और सुदृढ़ हो। तो उनकी टेक्निक चेंज हो जाती थी, कभी इनडायरेक्ट कभी डायरेक्ट, इस तरह के थे, लेकिन पीछे उद्देश्य सिर्फ एक रहता था कि किस प्रकार से उनका राज्य अंग्रेज सुदृढ़ रहे और भारत से जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस ले रहे हैं वो लेते रहे। 1857 की जो आग थी, उस आग को दबा इन्होंने जरूर दिया था, लेकिन वो एक चिंगारी का रूप ले गई थी जो अलग अलग समय में भड़क देती थी। एकदम 1857 के बाद में नील विद्रोह देखिए आप हुआ बंगाल के अंदर, उसके बाद में डेक्कन रॉयड शुरू हो गए, तो उसके ऊपर ह्यूम ने यह कहा था कि हमें एक सुरक्षा नली, एक सेफ्टी वाल्व चाहिए। हमारे प्रयासों के हिसाब से जो आक्रोश पैदा होता है भारतीयों के अंदर, उस आक्रोश से निपटने के लिए हमें एक सुरक्षा नली चाहिए, इसलिए कांग्रेस बनाई जा रही है। 1861 के अधिनियम ने तत्कालीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया, जिन्हें 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा छीन लिया गया था।
कलकत्ता में विधान परिषद को पूरे भारत के लिए कानून पारित करने का व्यापक अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को विधायी उद्देश्यों के लिए नए प्रांत बनाने की शक्ति दे दी गई, जिससे वो प्रांतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सके। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से 1861 के इस अधिनियम ने विधान परिषद में भारतीयों के प्रभाव को बेहतर बनाने में कोई खास मदद नहीं की। परिषद की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित कर दी गई, जो कोई वित्तीय चर्चा नहीं कर सकती थी। स्वदेशी और स्वराज की स्थापना के लिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे में स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में लाल बाल पाल का उदय हुआ। इन तीनों ने हम भारत के लोग इस शक्ति को पुनः जागृत करने और साथ लाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। स्वराज कोई भीख नहीं है जो हम भारतीयों को मांगना पड़े। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।